नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके बीच। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आप अपनी सफलता के करीब पहुँचेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से दो फायदे होते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा होता है दोस्तों आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाता है। तो आइए दोस्तों, अपने प्रीवियस ईयर्स की इस दौड़ में हम सभी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, आखिर देखते हैं कि कितना अच्छा स्कोर हम कर पाते हैं। सभी बच्चे तैयार रहिए कॉपी कलम का और अपना स्कोर जरूर लास्ट में बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपके हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूजीसी नेट का। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। पहला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता। दोस्तों नहीं होता, क्वेश्चन पूछा गया है किस पे लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, या बच्चों की नियमित उपस्थिति। दोस्तों नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 दोस्तों, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू नहीं करता। दोस्तों निःशक्त बच्चे बिल्कुल लागू करता है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे बिल्कुल लागू करता है, 14 से 18 वर्ग के बच्चों का नहीं लागू करता। दोस्तों बच्चों की नियमित उपस्थिति ये भी लागू करता है। दोस्तों आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार दोस्तों हमारी भारत सरकार का एम था, लक्ष्य था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री में, दोस्तों फ्री में शिक्षा प्रदान की जाए। फ्री में यानी मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। दोस्तों उन्हें कोई भी यानी सुविधा शुल्क देने की आवश्यकता न पड़े। दोस्तों ठीक है, आरटी एक्ट 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास की बात हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त। दोस्तों क्या होगा? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार के समाज, उपयुक्त समस्त। दोस्तों बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया आंसर है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है मानसिक विकास की, बात हो रही है किसकी? मानसिक विकास में दोस्तों हमारा वंशानुक्रम यानी जो हम अपने माता पिता से लक्षण पाते हैं वही वंशानुक्रम होता है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार के वातावरण का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति का भी हमारे मेंटल डेवलपमेंट में यानी मानसिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी उपरोक्त समस्त होगा। डी जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। स्किनर ने कहा था कि पियाजे ने, थार्नडाइक ने या लेव वाइगोस्की ने। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से पता नहीं क्या प्यार हो गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी, शायद हो सकता है अगली बार भी ये क्वेश्चन आ सके दोस्तों आपके एग्जाम में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है? यानी कि अधिगम का मतलब सीखना यानी लर्निंग, यानी कि अधिगम, अधिगम का मतलब क्या है दोस्तों? ज्ञान का निर्माण है। कौन थे दोस्तों वो महान आत्मा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उस महान आत्मा का नाम था जीन पियाजे। क्या नाम था? जीन पियाजे। दोस्तों बी इज द राइट। जीन पियाजे ने ही कहा कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। दोस्तों अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, या प्रबल सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे सारे बच्चों का यूपी टेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी मेरे शेर का गलत ना हो। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, क्या होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न से, अधिगम यानी लर्निंग, यानी कि सीखना दोस्तों। तो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, बिल्कुल। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। प्रबल सिद्धांत है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। उपयुक्त क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं आपके स्टडी 91 में अवेलेबल है, अपनी हिंदी वीडियो पेड, कॉम्बो पेड, आर लेखपाल, फ्री डिलीवरी है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पाठचर्या 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराना। क्या है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, NCF 2005 दोस्तों, NCF 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही अच्छा दोस्तों। इनमें से कौन NCF सिद्धांत नहीं है? नहीं है दोस्तों। बाकी चीजें, ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल NCF 2005 कहता है कि बालक के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त, रूट सिस्टम को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात कही। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई दोस्तों। बस अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये गलत है दोस्तों, कि केवल बच्चों को अंग्रेजी ही भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, ये गलत है दोस्तों। बच्चों को दोस्तों हर भाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो ये आपका सही है, ये होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, कौन सी भाषा? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज दोस्तों आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, और CDP में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, क्या निहित है दोस्तों? राष्ट्रीय पाठचर्या यानी NCF 2005 के अनुसार मेरे बच्चों, NCF 2005 के अनुसार मेरे बच्चों, ये है आपका एक भाषा नहीं होना चाहिए, द्विभाषा नहीं, तीन भाषा नहीं, बहुभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुभाषा और त्रिभाषा का वो करता है हमारा NCF 2005, जिसमें कि आपका डी यहाँ पे है कि राष्ट्रीय रूपरेखा दस्तावेज में जो दस्तावेज होती हैं उनमें भाषा क्या होनी चाहिए? बहुभाषिक होनी चाहिए। दस्तावेज में क्या होनी चाहिए? बहुभाषिक होनी चाहिए दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन पियाजे चाचा तो इस बार सीटेट में छाए हुए थे मेरे भाई साहब, जीन पियाजे चाचा, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये तो इनसे तो हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो आपको मालूम है, बताइए जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 15 से 18 वर्ष। मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए, न शेरनी का। जल्दी से आंसर दें, यूपी टेट में ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन से भी एग्जामिनर को प्यार हो गया है। ये सीटेट में भी आया क्वेश्चन, सुपर टेट में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर भी आना शुरू हो गया है, क्या बात है दोस्तों। पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों,
पूर्व यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल माना गया 7 से 11 वर्ष। अरे गुरुदेव, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का तो आपने बता दिया कि 7 से 11 वर्ष, पर आपके जीन पियाजे चाचा ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जीन पियाजे चाचा ने आपके 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी आपकी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था जो कि थी दोस्तों, कितनी थी? संवेदी गामक अवस्था जो कि दोस्तों मानी जाती थी जन्म से 2 वर्ष। कितनी मानी जाती थी? जन्म से 2 वर्ष मानी जाती थी। कितनी मानी जाती थी? जन्म से 2 वर्ष मानी जाती थी दोस्तों। दूसरी अवस्था थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी दोस्तों। कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि माना गया 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष दोस्तों। संवेदी गामक अवस्था और संवेदी गामक अवस्था, और दोस्तों होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, ये तीसरी अवस्था थी। दूसरी आपकी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होगी दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि मानी गई 2 से 7 वर्ष। कितनी मानी गई? 2 से 7 वर्ष मानी गई। और उसके बाद आपकी आती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी आती है आपकी कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी गई 7 से 11 वर्ष। दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं। और आपकी चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक, इसके दोस्तों 11 से 18 या 19 वर्ष भी मानी गई दोस्तों। 18 या 19 वर्ष भी कहीं कहीं मानी जाती है, तो 11 से 18। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, जो जीन पियाजे चाचा ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई। तो जैसे संवेदी गामक अवस्था थी दोस्तों, तो ये जन्म से 2 वर्ष से प्रारंभ हुई, और फिर जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्टार्ट हुई दोस्तों, तो वो 2 से 7 वर्ष, जहाँ से ये खत्म हो रही है वहाँ से ये प्रारंभ हो रही है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे ही ये 2 से 7 वर्ष, और तुरंत दोस्तों 7 से 11 वर्ष, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, जहाँ खत्म हुई वहीं से प्रारंभ हो गई। 11 से फिर 18 वर्ष दोस्तों, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो तुरंत आप नहीं भूलेंगे, अरे सर ने बताया था, हमारे रत्नेश सर ने संवेदी गामक अवस्था जैसे पूछा, संवेदी गामक अवस्था, अरे जन्म से तो वो 2 ही वर्ष है। तुरंत पूछा कि भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष हो गई, और पूछ लिया भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष दूसरे। और अगर आपसे पूछा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो दोस्तों आप बता सकते हैं 11 से 18 वर्ष या 19 वर्ष भी हो, तो 11 वर्ष से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या बाल्याकाल। सब क्या होगा? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा? क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? सामाजिक चेतना यथेष्ट विकास नहीं होगा, अपनी अवस्था गिरोह से अलग रहना ये भी नहीं होगा, बाल्यकाल नहीं होगा, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति दोस्तों। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों, महाबचत ऑफर। आप सभी जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट में आया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है वीडियोस का, शिक्षण विधियां जरूर पढ़िएगा। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, कार्डवेल कुक को, फ्रोबेल को, या सुकरात को दोस्तों? किसको माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं सुकरात को। किसको माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि का जनक? सुकरात को। मॉन्टेसरी विधि का किसको माना जाता है? मॉन्टेसरी को माना जाता है दोस्तों। और ये किसको? प्रश्नोत्तर विधि का सुकरात को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगमन विधि और निगमन विधि,
आगमन निगमन विधि दोनों के दोस्तों किसको माने जाते हैं? आपके अरस्तु को माना जाता है। किसको जनक माना जाता है? अरस्तु को जनक माना जाता है। ये भी जानकारी आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? को पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, नहीं है पूछ रहा है। ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, ज्ञात से ज्ञात की ओर होगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है पूछ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सूत्र नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर तो होगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी होगा, पूर्ण से अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होगा दोस्तों। यानी कि बी इज द राइट आंसर। यानी सूक्ष्म सूत्र में अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता, बाकी चीजें होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में पूछ रहा है। कैटल थे, अल्पोर्ट थे, फ्रायड थे, या साइमन वीने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणवाद से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। सुपर टेट और सी टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे, किसे माना जाता था? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है। देखते हैं किस बच्चे का सही होता है, क्या बात है। देखिए, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता था सिगमंड फ्रायड को दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर दिया। सिगमंड फ्रायड ने भी चेतन, अचेतन और दोस्तों आपका इदम, सुपर ईगो, ये सब की जो वो था दोस्तों, वर्णन किसने किया था? ये सब आपके सिगमंड फ्रायड महोदय ने ही किया था। और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रवर्तक भी किसे माना जाता था? सिगमंड फ्रायड को ही माना जाता था दोस्तों। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, वंशक्रम संबंधी नियम है, प्रयासों का नियम है, सीखने का नियम है, समानता का नियम है, स्वास्थ्य का नियम है दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है? जल्दी से बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। वंशक्रम का नियम क्या है, संबंधी नियम क्या होता है? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने। समानता का जो नियम होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, समानता का जो नियम होता है वो क्या है? वंशक्रम का नियम होता है, समानता का नियम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके हिंदी विजुअल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, आपका सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप सभी। बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसको दी जानी चाहिए? सामाजिक बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि के बालक को, या प्रखर बुद्धि के बालक? किसको देनी चाहिए हस्तशिल्प की शिक्षा दोस्तों? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे किसी भी शेर का। जल्दी से बताएं, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। हस्तशिल्प शिक्षा दोस्तों सामाजिक बालक को नहीं होगा, मंद बुद्धि के नहीं, पिछड़े बालक को दोस्तों हस्तशिल्प की शिक्षा दें, जिससे कि वह कोई रोजगार कर सके अच्छा से। अगर वो नहीं हो तो हस्तशिल्प की शिक्षा उसको देनी चाहिए, जिससे वो रोजगार कर सके, कुछ कार्य कर सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके दोस्तों, ठीक है, और अपनी शिक्षा को बढ़ा सके। निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, या व्यवहार विश्लेषण? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या होता है? बिल्कुल, हम निरीक्षण करते हैं तो क्या करते हैं हम भाई? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं ना। जब हम निरीक्षण करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, अपने व्यवहार का अध्ययन तो करेंगे नहीं। हम निरीक्षण करेंगे, हाँ दूसरे का व्यवहार कैसा है, सही है कि गलत है, ये करेंगे दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मस्तकाधुमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? दोस्तों किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि, या संशोधन? किसका है? मस्तकामुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग होता है? क्या होगा? चेतना, विकास, विवृद्धि, या संशोधन? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, अगर आप जानते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर आ रहा है। मस्तकामुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग माना जाता है? संशोधन का माना जाता है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है दोस्तों। कौन सा लड़कों के पैदा होने के लिए पूछ रहा है कि लड़कों के पैदा होने के लिए कौन सा क्रोम? एक्स एक्स, एक्स पी, एक्स वाई या सी एक्स? वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके यूपी टेट में साइंस का भी क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा? लड़के के पैदा होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। बिल्कुल दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। लड़कों के पैदा होने के लिए, यानी आपको बॉयज पैदा होने के लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा दोस्तों। और अगर आपको गर्ल्स चाहिए तो गर्ल्स के लिए क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक्स एक्स। एक्स वाई के लिए बॉयज दोस्तों, और एक्स एक्स के लिए गर्ल्स दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ये आपके यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण यानी एडॉप्टेशन, एडॉप्ट क्या करता है? शिशु सर्वप्रथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, फास्ट आंसर देंगे मेरे सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का या शब्दों का? अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है? शिशु। बहुत ही सही जवाब दिया आपने, शब्दों का करता है। किसका करता है? जो शिशु होता है सर्वप्रथम अनुकरण यानी एडॉप्ट करता है। किसको? शब्दों को करता है दोस्तों, आपकी वाणी को करता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने सोच समझ कर बोलिएगा, अनमोल वचन मत दीजिएगा, नहीं वो भी अनमोल वचन देना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, ऊपरी ग्रंथि को या पृष्ठ ग्रंथि को? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन। क्या सर रत्नेश सर कैसा क्वेश्चन लाए हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे। जल्दी से दीजिए। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यूपी टेट में आपके ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, ऊपरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों, गल ग्रंथि नहीं होगा, उपगल ग्रंथि नहीं होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या? पीयूष ग्रंथि को आपके मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। अरे वाह। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसे कोई हानि न पहुंचाए। वाह। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सके। क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है ये, और यूपी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया दोस्तों, संसाधन संपन्न होना चाहिए, यानी कि उसे पर्याप्त ज्ञान की होनी चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं का क्या कर सके? समाधान कर सके। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? प्राथमिक प्रयोजन क्या होता है? मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन या शैक्षिक प्रयोजन? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दें, जल्दी से फास्ट दें। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा प्रयोजन आपका प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? फास्ट आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया आप सभी ने। कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो शैक्षणिक नहीं होगा, ये नहीं होगा, सारे मानसिक प्रयोजन आपका प्राथमिक। सबसे पहले आपकी मानसिकता का विकास होता है, तो मानसिक प्रयोजन वो होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी हर सब्जेक्ट की, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया।
नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, तो अभी से आप सभी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जितना आप अभी से तैयारी प्रारंभ कर देंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तभी आप दोस्तों अपनी सफलता के करीब पहुँचेंगे। मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा आपको टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे कहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, मुझे ईवीएस में कितना टाइम देना है, मुझे सीडीपी में कितना टाइम देना है, मुझे मैथ में कितना टाइम देना है, तो इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। और दोस्तों जो घबराहट होती है, कुछ बच्चों को नहीं होते, अरे यार एग्जाम का नाम है सुनते घबराहट हाथ पैर कांपना प्रारंभ कर देता है, तो घबराहट होने लगती है। तो वो घबराहट आपकी, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो घबराहट धीरे धीरे आपकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। जैसे कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, एकदम मोबाइल बंद, अपने आप को मोबाइल से दूर, सभी से, घर वालों से कह दीजिए भाई देखिए 1 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और एकदम दोस्तों जैसे एग्जाम में आप बैठ के पूरे ध्यान के साथ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एकदम सोचिए कि जैसे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एकदम एग्जाम की देखिए, फिर अपना मूल्यांकन करिए कि अरे यार मैंने कितना सही कर पाया, मैं 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ, कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो इसका मूल्यांकन करिए। तो दोस्तों जब ये आप चीज़ें डेली करेंगे, ये नहीं कि आपको एकाएक चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों, जब चीज़ें आप डेली करेंगे, दिन बाय डे बाय डे, डे बाय डे बाय, तो आपको अंदर सुधार होगा, आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा दोस्तों। तो ये आपको होगा कि अरे यार अब मेरे अंदर सुधार हो रहा है। जो टाइम मैनेजमेंट है, धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, अरे यार अब तो टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, यानी कि मैं सही से क्वेश्चन भी, मैथ में भी उचित समय दे पा रहा हूँ, सीडीपी में भी उचित समय दे पा रहा हूँ, ईवीएस में भी उचित समय दे पा रहा हूँ, अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी उचित समय दे पा रहा हूँ। तो इसकी आपको हैबिट्स पड़ जाएगी। वो किससे होगी? सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से होगी। और दोस्तों अगर आपको सफलता पानी है तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहिए, क्लासेस भी करते रहिए, तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जिस टॉपिक में आपको समस्या होती है वो तुरंत टॉपिक सर्च करिए, देखिए, फिर से उस क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तो ऐसे आप करेंगे दोस्तों तो बहुत ही जल्द आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद। और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे। जय हिंद दोस्तों।